हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। खत्म हो गया है ब्रेक। जल्दी जल्दी अपने भाई बंधुओं को बुला लो। 1 मिनट में और वेट कर रही हूँ, तब तक जल्दी जल्दी सब ज्वाइन हो जाएंगे। बिल्कुल भी लेट ओपी नहीं है, कोई भी लेट ओपी नहीं लिखेगा चैट में, ठीक है। 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, तब तक तुम्हारे भाई बहन ज्वाइन हो जाएंगे। मीनवाइल चैट में जल्दी से रोर कर दो अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है तो। अगर बढ़िया मैं दिख रही हूँ, मेरी सुरीली सुरीली आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही है, तो जल्दी से चैट में रोर करेंगे, मोर एंड मोर करेंगे, जोश अपना हाई रखेंगे, क्योंकि अब बारी है केमिस्ट्री के एमआईसी देखने के। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि क्लास में मैंने शुरू में भी बताया था मैराथन के कि आज की तुम्हारी क्लास बिल्कुल करारी रहने वाली है, यानी कि क्रिस्प रहने वाली है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आकर तुम्हारा समय बहुत ज्यादा कीमती हो गया है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में तुम्हें मैं मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं, तुम्हें अच्छे से हर एक टॉपिक रिवाइज करवा सकूं। ये मेरा आज का एम रहेगा, आज का टारगेट रहेगा। तो अगर तुम्हें आज का टारगेट समझ आ गया है, आज का एम सेट हो गया है, तो एक बार फिर करेंगे चैट में रोर मोर एंड देन हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो ठीक है बिल्कुल? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, शैल वी? यस मैम, रोर रोर हाउ टू ड्रॉ आइसोमर्स। अभी अभी तो आए हैं, अभी तो आए हैं, बस अभी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कहां गया भाई ये? क्या क्यों नहीं रहा? हाँ 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड। या तो इसको मिनिमाइज कर दो, मेरे को ना इसको थोड़ा और नीचे करना था। हाँ हाँ, इसको ना मिनिमाइज कर दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ। बिल्कुल हमारी स्पीड रहेगी बढ़िया, बट सब कुछ आएगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। तो अब अगर चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैम आखिरकार केमिकल रिएक्शन होते क्या है। तो लेट अस सपोज मैंने तुम्हारे सामने एक प्रोसेस लिखा, ठीक है। अभी आई एम नॉट सेइंग कि ये रिएक्शन है, ये फलाना है ढिमका, नहीं। मैंने तुम्हारे सामने एक प्रोसेस लिखा दैट H2 plus O2 gives H2O, ठीक है। दूसरा भाई, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। H2 plus O2 gives H2O। अब H2 क्या है बेटा? H2O एक कंबस्टिबल गैस है। H2 क्या है? H2 एक कंबस्टिबल गैस है। ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबशन। बट इन दोनों के मेल से जो पानी बनता है वो क्या करता है? वो आग को बुझाता है। ये जो वाटर है इट पुट्स आउट फायर। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसका मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहां पे एक ऐसा सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है बच्चा? ऐसे प्रोसेसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? वाटर बना जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यही मैंने आपको बताया। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंज। आपको बहुत अच्छे से पता है कि केमिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। सब कुछ हमें पता है। सो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज तो हो ही रहा होगा। During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of an other element. Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. इस लाइन का क्या मतलब है टाइगर्स? इसका मतलब है कि अगर है मेरे पास H2 plus O2, तो ये मुझे ना H2O ही देंगे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हो जाने के बाद हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल आबरा का डाबरा गिली गिली छू करके हाइड्रोजन नाइट्रोजन बन गया, ऑक्सीजन फास्फोरस बन गया। ऐसा नहीं होता। केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। यहां मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, यहां मेरे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, यहां मेरे पास वाटर है, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या है? HOH, यहां पे मेरे पास
वाटर है, तो एटम्स का केवल रीअरेंजमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई नई ही चीज बन गई कि जी यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने कहा मन नहीं कर रहा है रिएक्शन करने का, ऐसा करते भाई जा नाइट्रोजन जा तू रिएक्ट कर ले, जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा नहीं होता है, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्लियर है कहानी, समझ आ गई है बात? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझ आ गया है, तो अब बारी आती है ये जानने की कि केमिकल इक्वेशन क्या है। अब यार बार बार लिखना बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट ऐसे लिखना केमिकल रिएक्शंस के लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा भाई? हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमसे ना हो पाएगा। तो हमने क्या करा, हमने एक छोटा मेथड निकाला, हमने लिखी केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड of representing chemical reaction। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, with the help of symbols and formulas, वो ही क्या है? वही है तुम्हारा केमिकल इक्वेशन। It is a method of representing chemical reaction with the help of chemicals and symbols, with the help of formulas and symbols of the chemicals involved। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूं हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। बट अगर मैं लिख दूं H2 plus O2 gives H2O, तो मैंने फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके, मैंने फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स का इस्तेमाल करके उस केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जिसको देख के सब समझ जाएंगे कि यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मुझे वाटर दे रहा है। क्लियर है? चलिए बढ़िए आगे, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ अब बारी आती है हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। देखो यार मेरी बात सुनो, हमारे आसपास कोई ना कोई प्रोसेस होता रहता है, कोई ना कोई चेंज होता रहता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई साइंस हर जगह है, बस समझने की देर है। तो हमारे आसपास चेंजेस होते रह रहे हैं, प्रोसेसेस होते रह रहे हैं, तो हमें कैसे पता कि ये जो फलाना चेंज हो रहा है, ये जो फलाना प्रोसेस हो रहा है, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है? ठीक है, तो हमारे पास कुछ अस्त्र होते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ अस्त्र होते हैं जिनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं दैट दिस प्रोसेस या फिर दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज। सो हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो आपको गैस निकलती हुई दिख जाएगी, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है जिसके आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको गैस निकलती हुई दिख रही है, जी हाँ सही पकड़े हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बन जाता है। अब बच्चे कह सकते हैं कि मैम अगर हम पानी में रेत को घोल दें, वो भी तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड है। सही बात है, पानी में रेत घुल रही है, वो भी तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो क्या वो एक प्रेसिपिटेट है? बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है, ठीक है, और अगर आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख रहा है तो मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि Ki plus PbNO3 होल ट्वाइस जब रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है KNO3 एंड लेड आयोडाइड का पीपीटी मिलता है। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये लेड आयोडाइड का पीपीटी किस कलर का होता है? जल्दी से मुझे बताएंगे कि ये जो येलो कलर का पीपीटी है ये, ओहो मैंने खुद ही बता दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे तो मेरे बोलने से पहले ही बच्चे आंसर दे रहे थे यार, क्या बात है क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, देन चेंज इन कलर, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पास CuSO4 ब्लू कलर का होता है, उसका रिएक्शन Fe के साथ कराओ, आपका FeSO4 बनता है विच इज ग्रीन इन कलर। यस, तो कलर चेंज हो गया आपका ब्लू टू ग्रीन। देन चेंज इन टेम्परेचर, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। हीट प्रोड्यूस हो रही है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल। अब ये बता दो कि ऐसे रिएक्शंस या ऐसे प्रोसेसेस जहां हीट रिलीज होती है उनको क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है? का बेटा PYQs या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन कल होगा। आज MIC है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कल होगी। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। ठीक है, चलिए चेंज इन स्टेट,
HCl आपके पास गैसियस स्टेट में है, NH3 आपके पास गैसियस स्टेट में है, इन दोनों के रिएक्शन से आपको NH4Cl मिल रहा है, उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब क्रिस्टल्स तो सॉलिड होते हैं, तो यहां आपके पास गैसियस स्टेट, यहां आपके पास गैसियस स्टेट, यहां आपको सॉलिड मिल गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हो गया, यानी कि वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये हमारे पास कुछ अस्त्र थे। ठीक है, अब अस्त्र समझ आ गए हैं, केमिकल रिएक्शन की क्लैरिटी मिल गई है, तो थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैम अब आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ाने लगे हो, तो बैलेंस करनी क्यों है? मैम H2 प्लस O2 गिव्स H2O। देख के पता तो लग रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर दे रहा है। क्या हो गया, हमने नहीं बैलेंस करी तो है, क्यों करें हम बैलेंस, इतना मुश्किल काम लगता है हमें। तो फिर वहां पे एंट्री होती है किसकी, एंटोइन एल लवॉइजियर की। एंटोइन एल लवॉइजियर ने हमें क्या दिया था, उन्होंने हमें दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्शन से पहले आपके पास जितना मास था उतना ही मास आपके पास रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। और हम कह रहे हैं H2 plus O2 gives H2, क्या करना है बैलेंस करके। तो दिस एंटोइन एल लवॉइजियर इज लाइक, मैं तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने के लिए, तुमसे एक 2 3 4 ये नहीं लगाया जा रहा है, बताओ तुम्हें। तो हमने कहा अच्छा सॉरी माफ कर दो, कर देंगे हम इक्वेशन बैलेंस। सो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व्ड रहता है, यानी कि रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होगा। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। हमारा जो आज का सेशन है वो MIC का सेशन है। इक्वेशन की जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है ना बेटा, बेसिकली वो क्या है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। कॉन्सेप्ट झटपट समझ जाओगे, बट उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फिर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो इसीलिए मैं बस आपको एक इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस करके दिखा देती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, कल आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए, आपको पता है बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कमेंट से मुझे आंसर लिख के बता दो ऑलरेडी कि क्या क्या कोफिशिएंट्स लगेंगे। मैं यहाँ बैलेंस करती हूँ, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगी। मेरे पास Fe है, H है और O है। ठीक है, अब LHS में और RHS में कितने कितने एटम्स हैं ये मैं लिख दे रही हूं। मेरे पास क्या है बेटा, एक Fe है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इस तरफ मेरे पास 3 Fe है, 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग बेटा, मैं देख सकती हूं कि यहाँ पे एक Fe, यहाँ पे 3, तो मैंने क्या करा, LHS में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, LHS में Fe के आगे मैंने 3 लगा दिया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना बेटा, ये आप ऐसे नहीं लगा सकते कि भाई यहाँ 2 लगा दिया या फिर यहाँ मन करा तो इसको 4 की जगह 8 बना दिया, ये सब नहीं होता। ठीक है, हमें यहाँ आगे लगाने होते हैं। तो 3 Fe मैंने यहाँ पे लगा दिया। यस, 2 2 तो सॉर्टेड है, ये 3 3 हो गया, ये 2 2 हो गया। अब ये 1 ये 4, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 4 मैंने यहां लगाया तो ये तो 4 हो गया, बट 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी आपका 8 हो गया। RHS में हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। 3Fe plus 4H2O will give you Fe3O4 plus 4H2। क्लियर है कहानी, बाकी प्रैक्टिस आपकी कल हो जाएगी। और मैं देख भी सकती हूं कि टाइगर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है, चैट में, बहुत बढ़िया। चलो, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है जान लिया, केमिकल इक्वेशन क्या होती है जान लिया, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया। तो अब बारी आती है ये जानने की दैट हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हम अपनी इक्वेशन को और ज्यादा जानदार, शानदार, जबरदस्त कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, एक्वस हो गया, आप उनकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर सकते हो। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट इज इवॉल्व्ड,
हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स जो है बच्चा आपको दे रहे हैं प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स आर लाइक हमारी एंट्री पे आग लग जानी चाहिए, ठीक है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो यहां जो हीट होती है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो प्लस हीट का जो मैं साइन है वो प्रोडक्ट की साइड पे लगा देती हूं। अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ऐसे रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, तो रिएक्टेंट्स ने कहा भाई अपन को चाहिए इज्जत, तो हमें हीट दो तो रिएक्शन कर देंगे। तो आर प्लस हीट यानी कि रिएक्टेंट्स ने हीट ली एंड देन यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स। क्लियर है कहानी? चलिए, by indicating the conditions under which the reaction takes place। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन इज लाइक भाई जब तक 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं दोगे ना मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, जब तक तुम मेरे अंदर 2 बूंद एसिड की नहीं डालोगे तब तक रिएक्शन नहीं करूंगा, जब तक तुम 275 डिग्री टेम्परेचर 3 बूंद फलानी चीज, 3 बूंद एसिड की, 2 बूंद इसकी जब तक नहीं डालोगे तब तक रिएक्शन नहीं करूंगा। तो कभी कभार क्या होता है कुछ रिएक्शंस को स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं रिएक्ट करने के लिए, तो वो जो आपकी स्पेशल कंडीशंस हैं उन रिएक्शंस की कि इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, ये कैटलिस्ट, फलाना ढिमका, जो भी सब कुछ है आप वो एरो पे लिख दीजिए सो दैट योर इक्वेशन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो देखिए बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं मैम थोड़ा फास्ट करवा दीजिए, क्या बात है, नेकियों पूछ पूछ और फास्ट करवा देंगे ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यस, अब हमारा जो टॉपिक आता है अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक of this chapter, that is some of the important types of chemical reactions are। अब हमें क्या करना है, types of chemical reactions को हमें देखना है। So what are the types of chemical reaction बच्चा? मेरे पास है combination reaction, decomposition, displacement, double displacement and redox reaction, ठीक है, ये हमारे को पढ़ने हैं। अब बिना टाइम लगाए हम बढ़ते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ। जैसा नाम वैसा काम, एक ऐसा रिएक्शन इन विच 2 or more substances, 2 or more reactants combine together to give a single product। reactants आपके पास 2 हो, 3 हो, 100 हो, फर्क नहीं पड़ता, बट कंबाइन होके वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो A plus B gives AB। Those reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। एग्जाम्पल आपके सामने है। बारी आती है फिर उसके बाद बेटा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है, बारी आती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। नाम से ही पता लग रहा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही आपके पास रिएक्टेंट है बट वो टूट रहा है, डीकंपोज हो रहा है टू गिव 2 or more सिंपलर प्रोडक्ट्स। आपके पास रिएक्टेंट एक ही है बट वो टूट के डीकंपोज होके आपको 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है, उसे हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, A plus B gives AB। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, AB gives A plus B। तो क्या मैं कह सकती हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्लियर हुई कहानी, A plus B gives AB, AB gives A plus B क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर है? चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है कि आपको कोई भी चीज तोड़नी है, ठीक है, आपको डीकॉम्पोजिशन कराना है, तो पहले तो आप एक बार एग्जांपल्स देख लो। व्हेन फेरस सल्फेट इज स्ट्रांगली हीटेड इट डीकंपोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपको बाय हार्ट आना चाहिए, अच्छे से पूरी बैलेंसिंग के साथ आना चाहिए। देन आपके पास क्या है बेटा, देन आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड यहाँ पे क्या आ गए हम, हाँ, जो मैं आपको बता रही थी कि आपके पास क्या है, आपके पास फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स हैं जो लेबोरेटरी में मिलते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, एंड देन जब डीकंपोजिशन हो जाता है तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है जो कि किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, राइट। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम आते हैं एक और डीकंपोजिशन पे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज जब लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन होता है तो मुझे मिलता है PbO,
NO2 एंड O2। ये PbO जो होता है बेटा येलो कलर का रेजिड्यू होता है। ये जो आपकी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। अब मेन जिस बात पे मैं आ रही थी वो ये थी बच्चा कि अगर आपको किसी भी चीज को तोड़ना है, ठीक है, तो कोई भी चीज पड़े पड़े नहीं टूट जाती, उसे तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए आप एनर्जी दे सकते हो या तो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो जब आप एनर्जी देते हो हीट की फॉर्म में तो उन्हें कहा जाता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जब आप एनर्जी देते हो लाइट की फॉर्म में तो उसे बोला जाता है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जब आप एनर्जी देते हो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन आपके तीन टाइप के हो गए। एनर्जी आप तीन फॉर्म में दे रहे हो, या तो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो उस तरीके से आपके तीन टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाते हैं, जिनके एग्जांपल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन आता है बोर्ड में ये वाला। ठीक है, चलिए ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेस जगह से हटाया जा रहा है, हट यहां से। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मोस्ट फेमस हमारा एग्जांपल है CuSO4 प्लस Fe। अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो वो क्या करेगा, उसी के कंपाउंड में घुस के, दादागिरी चल रही है यहाँ पे, गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे, उसी के कंपाउंड में घुस के उसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा और खुद बना देगा FeSO4। कॉपर बाहर आ जाएगा और ये कबीर सिंह बन के वाव 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 करके घूम रहा होगा, प्रीति प्रीति कर रहा होगा, क्योंकि उसको बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया गया। तो अब सवाल ये आता है कि मैम हमें कैसे पता लगेगा, हाउ डू वी नो कि भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए आपके पास क्या होती है बेटा, उसके लिए आपके पास होती है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि क्या है, काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप। ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आती हूं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि लेट अस सपोज बेटा मैंने यहाँ पे आयरन पकड़ लिया, आयरन जो है ये अपने से नीचे वालों से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि इन सब के लिए ये मोर रिएक्टिव है। बट अगर मैं ऊपर वालों को पकड़ लूं, ऊपर वाले एलिमेंट्स को पकड़ लूं, तो इन सब एलिमेंट्स के लिए आयरन कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये कम रिएक्टिव वाला इन सब को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। देख रहे हो यहाँ पे क्या बात बोल दी, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, कहानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की समझ आ गई। ये आपके सामने कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या है, एग्जांपल्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है कहानी, समझ आ गया? कोई डाउट अभी तक तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज आपको जिस तरीके से लर्न करनी है, जिस तरीके से लर्न कराई गई है, कोई और तरीका आपने खुद बना रखा है, उस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्षय बाबा ने हमारे को बहुत ही टाइम पहले दे दिया था। क्या करना है डबल डिस्प्लेसमेंट में, टॉइंग टॉइंग, ये वाला मीम देखा ना तुमने। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, मेरे पास है BaCl2, यहाँ पे मेरे पास कौन से आयंस है, Ba2 प्लस Cl माइनस, Na2SO4 में मेरे पास Na प्लस है, SO4 2 माइनस है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव वाले के पास चला जाता है टू गिव मी BaSO4, जिसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर है कहानी? ये जो आपका Cl माइनस है और Na पॉजिटिव है, ये दोनों साथ में आ जाते हैं टू गिव यू NaCl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, व्हाट इज द कीवर्ड हियर, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है।
ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। ये आपके सामने ढेर सारे एग्जांपल्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिनको आप देख सकते हैं, आपको पता होंगे, इट्स जस्ट फॉर रिविजन पर्पस। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा एक और टाइप का रिएक्शन हमने डिस्कस करना है, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। सिंपल सी बात है, हर चीज मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, तो जहां प्रेसिपिटेट आपका बन रहा है वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। चलो अब आते हैं हम अपने लास्ट टाइप के रिएक्शन पे, विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास दो टर्म्स आती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को अलग अलग करके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिडॉक्स पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? किस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां या तो आपको ऑक्सीजन ऐड होती हुई दिख रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती हुई दिख रही है, वो क्या है? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या बोथ। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉपर के पास यहां ऑक्सीजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन। यहां पे अगर आप देखो तो कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहां पे नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। मोर ओवर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये क्या हो गया? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या है? या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही है या फिर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो कि यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? रिडक्शन। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन समझ आ गया, रिडक्शन समझ आ गया। अब दो टर्म्स और हमें समझनी है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब नाम से ही हमें पता लग रहा है, देखो यार एजेंट कौन होता है? अगर मैं बोलूं एलआईसी एजेंट कौन है, तो बताओ वो क्या करता है? एलआईसी एजेंट क्या करता है? चैट में बताएंगे। एलआईसी एजेंट क्या करता है? चैट में बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एलआईसी एजेंट हमारी मदद करता है एलआईसी की पॉलिसी कराने में, खुद की नहीं करवाएगा, हमारी मदद करता है पॉलिसी करवाने में। वैसे ही बच्चा एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो सामने वाले को हेल्प करे ऑक्सीडाइज होने में, जो सामने वाले की ऑक्सीडेशन कराए। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो सामने वाले की रिडक्शन कराए, सामने वाले को रिड्यूस करने में मदद करे। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहां क्या हो रहा है? यहां जिंक के पास ऑक्सीजन है, यहां पे नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो इसकी क्या हो रही बच्चा? इसकी हो रही है रिडक्शन, और इसकी रिडक्शन करने में मदद किसने करी? इसने करी, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब दूसरी तरीके से देखते हैं, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का हुआ, और इसकी ऑक्सीडेशन करने में मदद किसने करी? ZNO ने करी, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो यहां से हमें ये बात पता लग गई कि जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, डन है कहानी, क्लियर हो गया है रिडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हमें क्या देखना है? हमें देखना है कोरोजन एंड हमें देखना है रैंसिडिटी। अब कोरोजन क्या होता है बेटा? कोरोजन में व्हाट इज हैपनिंग इन कोरोजन? आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद अगर आपने लोहे का गेट घर पे लगवाया तो कुछ टाइम बाद ना वो ऐसे खराब सा हो जाता है, उस पे जंग लग जाता है। तो हो क्या रहा है? एक्चुअली एक गैंग होती है, और उस गैंग के मेंबर मुन्ना सर्किट नहीं है, उस गैंग के मेंबर है एयर एंड मॉइस्चर। एयर एंड मॉइस्चर क्या करते हैं बेटा? मेटल सरफेसेस को अटैक करते हैं, एंड उस वजह से, उस अटैक की वजह से मेटल की सरफेसेस पे लेयर्स वगैरह डिपॉजिट हो जाती हैं, जो मेटल को खत्म करती रहती है, मेटल को खाती रहती हैं। एंड कोरोजन में क्या हो रहा है? आपका जो मेटल है वो खप रहा है, खत्म हो रहा है, मेटल गायब, मतलब नॉट गायब इन द सेंस मेटल की बेचारे की जिंदगी गायब ही हो रही है। ठीक है, इतना अटैक हो रहा है उसपे कि मेटल खत्म हो रहा है, डिटियोरेट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemicals on their surface. उनकी surface पे attack होता है, उन पे layer deposit हो जाती है। Corrosion is caused mainly by the oxidation of metals by the oxygen of air.
अब जब आयरन के केस में हो रही है कोरोजन तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। इक्वेशन आपके सामने है। जब सिल्वर के केस में कोरोजन हो रही होती है तो एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है Ag2S की। ये किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की। कहते हैं ना कुछ टाइम बाद चांदी काला पड़ जाता है। ओके, कॉपर पे क्या होता है? ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। किसकी? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। कॉपर क्या करता है? H2O CO2 O2 के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर जमा कर लेता है विच इज ग्रीन इन कलर। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हमारे को समझ आ गया कोरोजन क्या है। तो कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन। बेसिकली आपको क्या करना है कि मेटल की सरफेस पे इन एयर और मॉइस्चर की गैंग के अटैक को रोकना है। तो अगर मैं मेटल के आसपास एक आर्मी खड़ी कर दूं तो क्या होगा? ये गैंग जो है मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी एंड आपका मेटल जो है वो कोरोजन से बच जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है बेटा? जो ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड होते हैं उन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड की एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है। हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, खाना आपने यानी छोड़ दिया बाहर, उस खाने में भर भर के ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट है, तो उन ऑयल एंड फैट्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जिनकी गंदी स्मेल होती है, गंदा टेस्ट होता है एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन और एयर, देयर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस products having unpleasant smell and taste. Due to this, the smell and the taste of the food become taste of the food material containing oil and fat changes and become very unpleasant. हम उसको नहीं खा पाते हैं, कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। अब रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कमेंट्स में कौन कौन बताएगा? रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। बच्चा ये सब आपको ऑलरेडी आता है, इसलिए मैं पैराग्राफ तो बड़े बड़े ले आई हूं ताकि आप इन नोट्स को देख सकें, बट आता आपको ऑलरेडी है तो इसीलिए हम फटफट इसको देखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो, वो ऑक्सीडेशन से बचाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? ये चिपस चुपस के पैकेट में हम क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन आसपास ना रहे एंड ऑक्सीडेशन होने से बच जाए। या फिर आप फ्रिज वगैरह में रख दो, फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? रैंसिडिटी का प्रोसेस रिटार्ड हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? एयर टाइट कंटेनर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे टाइगर्स, इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे टाइगर्स, तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म होता है। बारी आती है अपने चैप्टर नंबर 2 की विच इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैट में जल्दी से रोर करेंगे अगर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो। कल तुम्हारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। एम ही यही है बच्चा कि आज क्या करो? कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो एंड कल उन कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो रोर करेंगे चैट में अगर तुम्हें सब समझ आ गया है तो। ठीक है, क्लियर है कहानी? बिल्कुल। बच्चे भेड़िए बन रहे चैट में। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, समझ आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक घुट जरा हम पानी पी लें। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलो, यस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब सबसे पहले एसिड्स की कहानी को देखते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? उनका सार टेस्ट होता है। एसिड्स जनरली टेस्ट में खट्टे होते हैं। They give H positive ion in aqueous solution. एसिड्स वो होते हैं जो aqueous solution में जाके क्या देते हैं? H positive ions देते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर H positive ions दे रहे हैं वो आपके एसिड होते हैं। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। अगर वो आपके हाथ पैर पे गिर जाए, है ना, कहीं कपड़े कुपड़े पे गिर जाए, हाथ बात में आपको जलन होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, कपड़े वपड़े फट से जाते हैं, छेद हो जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स बच्चा जो आपके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एंड रेडिली गिव H पॉजिटिव आयंस। क्या कहा मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हैं जो कंप्लीटली टूट रहे हैं एंड
राजी खुशी भर भर के आपको H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं। एग्जांपल HCl H2SO4, ओहो HCl H2SO4 एक्सेट्रा। वीक एसिड्स वो हैं जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं और ज्यादा राजी खुशी H पॉजिटिव नहीं देते। दे डिसोसिएट पार्शियली एंड डू नॉट रेडिली गिव H पॉजिटिव आयंस। एग्जांपल एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एक्सेट्रा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है। डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिसमें एसिड की मात्रा कम है, पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझ आ गए हैं। तो अब बात करते हैं बेटा डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स की। अभी हमने देखा कि एसिड में पानी मिला रहे हैं, कम है ज्यादा है, तो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे ऐसे हो रहा है। बट आखिरकार डाइल्यूशन करनी कैसे है? अब डाइल्यूशन क्या होता है बच्चा? डाइल्यूशन आपका हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। डाइल्यूशन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन? आप नीचे पानी लो एंड ड्रॉप वाइज एसिड डालो विद कॉन्टिन्यूअस स्टरिंग। आपने नीचे पानी लिया बूंद बूंद करके, ये भी नहीं कि पूरा छपैक, नहीं एक मछली पानी में गई छपैक, ये भी नहीं पूरा एसिड पानी में गया छपैक, ये नहीं करना तुम्हें, ठीक है। ड्रॉप वाइज डालो, कॉन्टिन्यूअसली इसको स्टर करो। बात आती है गलत तरीका क्या है? नीचे आपने इतना सारा एसिड ले लिया, ऊपर से पानी डाला, तो छपैक तो होना ही है। सो करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन क्या है कि एक बूंद पानी में गई छपैक, 2 बूंद पानी में गई छपैक, ठीक है। क्लियर कहानी? चलो डाइल्यूशन का करेक्ट वे हमारे को समझ आ गया। नीचे पानी ऊपर से एसिड डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्टिन्यूअसली स्टर करेंगे। चलिए बारी आती है बेसिस की। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जनरली आपके टेस्ट में कड़वे होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच। ऐसे अगर आप हाथ में उसको ऐसे रब करोगे चिकने चिकने से लगते हैं। दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। बेसिस क्या देते हैं? OH माइनस आयंस देते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस पानी में जाकर OH माइनस दे रहे हैं वो क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं, ठीक है। जो आपको पानी में जाकर OH माइनस दे वो आपके बेसिस हैं। अब फिर से आपके वही सिमिलर टर्म्स आ जाती हैं। स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल्स आपके सामने हैं, वीक बेस एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? जो बेसिस पानी में सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल बेसिस को एल्कलीज कहा जाता है। सिंपल सी बात है। चलिए अब बारी आती है इंडिकेटर्स को पढ़ने की। इंडिकेटर्स क्या है बेटा? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी मदद करते हैं ये इंडिकेट करने में कि आपके पास क्या है भाई, एसिड है या बेस है। अब मुझे एक बात बताओ, एसिड्स खट्टे हैं, बेसिस कड़वे हैं, अब हर चीज को टेस्ट कर करके थोड़ा ना देखोगे। अब केमिस्ट्री में हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजों के साथ तो काम कर नहीं रहे, केमिकल इन सब के साथ काम कर रहे हैं, अब हर चीज को टेस्ट तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं ये बताने में कि भाई एसिड है, बेस है, या फिर ये न्यूट्रल चीज है ना। इससे हमारे को पता लग जाता है। अब इंडिकेटर क्या है? टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिड और बेस। 3 टाइप के आपके पास इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। लिटमस हो गया, आपके पास टर्मरिक हो गया। अब लिटमस वैसे पर्पल कलर का होता है। अगर मैं लिटमस सॉल्यूशन की बात करूं, एसिड में रेड, बेस में क्या कलर देगा? ब्लू। जल्दी से टर्मरिक के लिए बताओ, जल्दी से बताओ टर्मरिक के लिए। टर्मरिक येलो होता है, एसिडिक मीडियम में येलो ही रहता है, बेसिक मीडियम में रेड हो जाता है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे चलते हैं। फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन के लिए बताओ। फिनोफ्थलीन आपका वैसे कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहता है, बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज आपका ऑरेंज होता है, एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। फोटो ये रही तुम्हारे सामने, फोटो 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 ये रही तुम्हारे सामने, ठीक है। चलिए देन वी हैव ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। अभी तक जो हम इंडिकेटर्स देख रहे थे वो कलर चेंज करके बता रहे थे कि एसिड है या बेस है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी स्मेल की मदद से हमें बताते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस है। अगर मैं बात करूं अनियन की, वनीला एसेंस की, क्लोव ऑयल भी ले लो, है ना, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, तो उनकी इन तीनों की अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। एसिडिक मीडियम में वो स्मेल रहती है ना, रहती है स्मेल, बट बेसिक मीडियम में स्मेल नहीं आती। वी कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, इन सबकी अपनी अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। एसिडिक मीडियम में वो स्मेल रहेगी, बेसिक मीडियम में स्मेल आपको नहीं आएगी। तो इस चीज से, इस कॉन्सेप्ट से हमें मदद मिलती है पता करने में कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
ठीक है, कोई डाउट अभी तक तो जल्दी बताओ, कोई डाउट है अभी तक तो जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या कर रहे हैं हम इसमें? डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ताकि हम आयरन आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम गेटिंग कोरोडेड। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई डाउट, और कोई डाउट? मैम फास्ट करवाओ। आधे बच्चे कह रहे स्लो कराओ, आधे बच्चे कह रहे हैं फास्ट कराओ, इसका मतलब है जिस स्पीड में मैं चल रही हूँ वही स्पीड करवाऊंगी। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स, क्योंकि हर बच्चे को बच्चा मुझे देखना है ना। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस हाइड्रोजन गैस के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इस हाइड्रोजन गैस के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बिल्कुल सही पकड़े हैं, पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, अगर आप कोई जलती हुई माचिस लेकर आए नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो आपको कैसी सी आवाज सुनने को मिलेगी? ये आवाज आएगी। ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट। अगर आपने टेस्ट ट्यूब में Zn मतलब जिंक और HCl लिया, आपका ZnCl2 बनेगा, हाइड्रोजन निकल रही है, जलती हुई माचिस लेकर आए, हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड। बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन आपको दे रहे हैं। चलिए, एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। रिएक्शंस आपके सामने है। खुशी की बात है कि आपके जो बेसिस हैं वो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का भी बेसिक नेचर होता है। ये भी बेस है यार, क्या ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन का डिटेक्शन हम कर लेते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बिल्कुल जी हाँ, सही पकड़े हैं, लाइम वाटर टेस्ट होता है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसकी वजह से क्या आती है? मिल्की अपीयरेंस आती है। क्या आती है? मिल्की अपीयरेंस या फिर मिल्कीनेस अपीयर्स। ठीक है, मिल्की अपीयरेंस। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कराते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो मिल्कीनेस भी गायब हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास कराने की वजह से फॉर्मेशन होता है CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। ओके, चलिए, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चलो आगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो आपकी बेसिक इन नेचर होती है, एम्फोटेरिक भी होती है बट उस पर अभी बाद में आएंगे। आपकी मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर है। तो अगर आप किसी बेसिक चीज का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आपको सॉल्ट और वाटर ही तो मिलेगा। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, एसिड के साथ रिएक्ट कराया, सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रल भी होती है बट अभी हम एसिडिक की बात कर रहे हैं। आपने क्या लिया? एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया जो कि एसिडिक इन नेचर है, रिएक्शन आपने बेस के साथ कराया, क्या मिला आपको? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, चलिए, ओके, नाउ अब बारी आती है बेटा एक बार रिवाइज करने की कि एसिड्स क्या है एंड बेसिस क्या है। एसिड्स वो है जो पानी में जाकर H पॉजिटिव या फिर H3 पॉजिटिव आयंस देते हैं, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। बेसिस वो है जो पानी में जाकर OH माइनस आयंस देते हैं। ठीक है, चलिए, रिवीजन हो गई है तो अब हम चलते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक पे, दैट इज पीएच स्केल। नोट्स कहां मिलेगा बच्चा? नोट्स आपको मिलेंगे PW ऐप पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल पे हम आते हैं। पीएच स्केल की आपकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा? 0 to 14 होती है। बहुत बढ़िया। एसिड्स के लिए पीएच क्या होता है? एसिड्स के लिए पीएच क्या होता है? एसिड्स के लिए पीएच होता है लेस देन 7। बेस के लिए पीएच क्या होता है? बेस के लिए पीएच होता है ग्रेटर देन 7। न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए पीएच क्या होता है? इट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तीन टर्म्स आपको और बताऊंगी, तीन एक्सप्रेशन आपको और बताऊंगी पीएच स्केल के। सबसे पहला एक्सप्रेशन, जो एसिड की ताकत होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। किस कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। पीएच की वैल्यू जितनी कम, एसिड आपका उतना स्ट्रॉन्ग। अगर मेरे पास दो एसिड्स हैं, एक का पीएच 1 एक का पीएच 4, बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नेक्स्ट, इसका आंसर तब तक दो मुझे। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा,
बेस उतना ही ज्यादा आपका ताकतवर होगा। ठीक है, अगर मेरे पास दो बेसिस हैं, एक का पीएच 9, एक का पीएच 11, बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, एंड देन लास्ट एक्सप्रेशन है आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन is inversely proportional to pH value. These are three very important expressions जो कि आपको pH स्केल बिल्कुल, जो कि आपका pH स्केल बिल्कुल तगड़ा बना देंगे। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा pH स्केल का। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स रिलेशन, सॉरी रिलेशन, नॉट प्रोपोर्शन, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, प्रोपोर्शन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलिए देन आते हैं हम पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच इन एवरीडे लाइफ के मैं आपके पॉइंट्स यहाँ पे लिख कर लेकर आई हूं, आपको बहुत अच्छे से जो है पीएच इन एवरीडे लाइफ पता होगा। यस, आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन द व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। सॉइल का पीएच 7 के आसपास हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है तो उसमें बेसिक चीजें डाल के न्यूट्रलाइज कर दो। अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है उसमें एसिडिक चीजें डाल के न्यूट्रलाइज कर दो। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम बहुत ज्यादा एक्सेस में खाना खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्सेस में एसिड भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से बदहजमी, डकार, है ना, जलन हो रही है, तो क्या होता है, आपको एसिडिटी हो गई। तो उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप माइल्ड बेस को कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि एंटासिड्स, जो कि आपको राहत देते हैं, है ना। इनो काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम देती है वो एसिडिटी की। 6 सेकंड हमारे को लगता है कि वाह 6 सेकंड में हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो ताकि टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर है, आपके माउथ को, आपके माउथ में जो एसिडिक चीजें प्रोड्यूस हो गई हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दे। देन मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसिस इनटू द स्किन। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपनी रक्षा करते हैं। भाई हमारे पास तो हाथ पैर है, हमारे लिए कितना आसान होता है चलते फिरते, एक फूल तोड़ लिया, पत्ती तोड़ ली, पूरी डाली गिरा दी, है ना, ऐसे पैर रखते रखते चींटियों पे चल रहे हैं। समझ रहे हो कितना आसान है हमारे लिए। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाय सेक्रेटिंग एसिड्स या बेसिस। हनी भी जो है वो एसिड जब डंक मारती है तो एसिड रिलीज करती है हमारी स्किन में। जो ततैया है, वॉस्प है, वो अल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट कर देता है हमारी स्किन में। तो अगर एसिडिक चीज चली गई स्किन में तो माइल्ड बेस लगा लो, बेसिक चीज चलेगी स्किन में तो माइल्ड एसिड लगा लो न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएच। अब बारी आती है सॉल्ट्स की। एसिड समझ लिया, बेस समझ लिया, पीएच समझ लिया, अब बारी आती है सॉल्ट्स को समझने की। बहुत आसान है, एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो वो हो गया आपका सॉल्ट। अगर एसिड और बेस की ताकत बराबर है तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो आपका सॉल्ट होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट मिला इट विल बी एसिडिक इन नेचर, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो आपको सॉल्ट मिलेगा इट विल बी बेसिक इन नेचर, तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। कहानी क्लियर हुई ये वाली, समझ आ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर मेरे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो आपको सॉल्ट मिल रहा है वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो आपको सॉल्ट मिलेगा इट विल बी एसिडिक इन नेचर। बेसिस का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, एसिड्स का पीएच लेस देन 7 होता है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है पेपर में। ओके, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनको हमें देखना है। ठीक है, उनका नेम क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है, वो प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं एंड उनके यूजेस क्या हैं, ये सब हमें पता होते हैं। ये 4 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH। बनाया कैसे जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस की मदद से बनाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, हमें मिलता है NaOH, Cl2 and H2। ये जो आपको क्लोरीन गैस है ये एनोड पे मिलती है एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको कैथोड पे मिलती है। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सब आपको आता है, बस रिवाइज करवा रही हूं। देन वी हैव ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला आपका ये रहा,
प्रिपेयर कैसे करा जाता है, जो आपके पास स्लेक्ड लाइम होता है, ड्राई स्लेक्ड लाइम आप लेते हैं, उससे क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ये रहे आपके ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, आप देख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का मेजर वन ऑफ द मेजर यूजेस क्या है, रंग उड़ाना, है ना। अब जैसे आजकल लोग हरे पीले नीले रंग कराते हैं अपने बालों पे, काले बाल पे तो रंग नहीं चढ़ेगा, तो सबसे पहले ब्लीच लगा के बालों का रंग उड़ा देते हैं, फिर उस पे हरा पीला नीला लगवाते हैं, ठीक है। तो ये इनके इसके कुछ कुछ और भी यूजेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह, ये सब यूजेस हो गए। बारी आती है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा क्या है बेटा, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। ये इसका प्रिपरेशन का प्रोसेस हो गया। NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NaHCO3। यूजेस क्या है इसके, सबसे पहला तो यूज है बेटा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर से आप बेकिंग सोडा से आप क्या बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। अब सवाल सबसे पहले ये आता है कि बेकिंग 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 बोल क्यों रहे हैं। बेसिकली जब आप कुछ बना रहे हो, आप बेक कर रहे हो, आप उसको हीट करोगे, आपने बेकिंग पाउडर डाल के उसको हीट करा, बेकिंग सोडा पाउडर भी वैसे यूज होता है, आपने डाला और उसको हीट करा। व्हाट हैपेंस इज बच्चा, ये जो आपका NaHCO3 है ना, ये हीट होने पे टूटता है एंड टूटने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो आपके केक्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी हो जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज द ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस, उसको बाहर निकलना होगा, वो बाहर निकलेगी, वो ऊपर उठ के से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, उस दौरान वो आपकी केक्स को, ब्रेड्स को क्या करेगी, फुलाती भी जाएगी, उठाती भी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। मैंने अभी आपको बताया एंटासिड्स क्या होते हैं। इट इज यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा यूजेस की डिटेलिंग ऑलरेडी क्लास में आपसे डिस्कस्ड है, अभी बस हम इसकी रिविजन कर रहे हैं। नाउ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा है, वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। माइल्ड का मतलब है बेटा हल्का, है ना। कहते ना कभी या माइल्ड म्यूजिक चला दो, मतलब आराम सा, धीरे धीरे सा, प्यारा सा, है ना, हल्का फुल्का सा म्यूजिक चला दो, ऐसे बिल्कुल ये वाला म्यूजिक मत चलाओ, ठीक है। माइल्ड मतलब काइंड ऑफ समझ लो वीक, है ना, वीक। ओके चलिए कैसे बनता है Na2CO3.10H2O, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ये रहा आपका प्रिपरेशन का प्रोसेस और ये रहे आपके उसके यूजेस। में साइड हो रही हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है आपका CaSO4.12H2O। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जब हम जिप्सम को, व्हाट इज जिप्सम, CaSO4.2H2O, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो टूट जाता है, मतलब वो अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है एंड इट गिव्स मी CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O बाहर निकल गया। तो ये क्या है आपका, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे एंड आपको मिलेगा CaSO4, जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, सड़ा हुआ मरा हुआ प्लास्टर, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए, हमें पेरिस चाहिए, मरा हुआ प्लास्टर नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये रहे आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस द व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर वो फिर से आपको जिप्सम वापसी दे देता है, जो कि एक हार्ड मास है। ये रहे यूजेस, फॉल्स सीलिंग, हीलिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, मेकिंग टॉयज, एयर टाइट कंटेनर्स एंड ये फायर प्रूफ होता है। क्लियर है, समझ आ गया, मजा आ गया कि नहीं आया। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बिल्कुल फर्राटे के साथ मैंने खत्म करवा दिया है। जल्दी से चैट में रोर करेंगे, जल्दी से चैट में रोर करेंगे अगर तुम्हें एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट समझ आ गया है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है।
चलो 1 मिनट थोड़ी बातें बातें कर लेते हैं, तुम्हारा हल्का बहुत ब्रेक हो जाएगा। कैसी चल रही तैयारी, मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं? हाँ, मैं पानी पी रही हूँ, तुम भी पानी पी लो। 1 मिनट, गिनती का 1 मिनट। 55 हुए हैं, 56 पे, 56 ही बोलते हैं ना, 56। हाँ चलो, डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों डर लग रहा है? तैयारी करी है ना, करी है ना तैयारी, मेहनत करी है ना। डर लगना नेचुरल है, कोई टेंशन नहीं है। डर लग रहा है, लगने दो। जब पेपर करके आओगे ना, कहोगे है इससे डर रहे थे हम, ये तो कुछ भी नहीं था। डर लग रहा है, नेचुरल है। तैयारी करी है तो बस फिर कोई टेंशन नहीं लेनी। हम्म, यस। और कुछ, कोई भी अपने मन की बात। मैम ऐसा हो रहा है मैम। मैम बताओ लाइफ कैसी चल रही है? भाई बढ़िया चल रही है, तुम बताओ। है बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। हम्म, आइसोमर्स पे आएंगे, एलोट्रोप्स पे आएंगे, अभी चैप्टर 4 तो आने दो। हो गए 56, चलो चलो चलो। मैम आई विल टॉप, बहुत बढ़िया नाम है बेटा, दैट्स द स्पिरिट। आई प्रे टू गॉड यू टॉप। ठीक है, चलिए मैम हाउ मच मोर टाइम बचा? आई विल ट्राई कि अभी तक हमारा एवरेज चल रहा है आधा घंटा पर चैप्टर, तो आई विल ट्राई कि भाई आधा आधा घंटे में मैं आपके दोनों चैप्टर करा दूं, मतलब आधा आधा घंटा ईच, तो टोटल 1 घंटा, 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट। देन आपको अच्छा लंबा ब्रेक मैं दे दूंगी, टेंशन नहीं लेनी। मुझे पता है बेचारे सुबह से पढ़ रहे हो, मैं अच्छा लंबा 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक दे दूंगी। बट अब 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रेक, एंड देन यू विल स्टार्ट विद फिजिक्स। चलो बहुत बातें हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। बच्चा ये तो हमारे को बचपन से ही आती है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। नया क्या आ जाता है इस चैप्टर में? एक्सेप्शंस। क्या आ जाता है? एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने, भाई मेटल मेलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लस्ट्रस है, सोनोरस है ना। मेटल्स जनरली हार्ड है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मरकरी, जो भी एक्सेप्शन में आगे बताऊंगी। सोनोरस है, पता है हमें, पता है, ऑलरेडी आता है। नॉन मेटल में देख लो, नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल, मेटल के आगे नो लगाया, क्या बना? क्या बना? क्या बना? नॉन मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टीज के आगे नो लगा दो, किसकी प्रॉपर्टीज बन गई? लिखो लिखो, किसकी प्रॉपर्टी बन गई? नॉन मेटल। तो नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल, डू नॉट कंडक्ट हीट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट लस्ट्रस, नॉट सोनोरस। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये हार्ड थे, ये सॉफ्ट हैं, इनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, इनके जनरली लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होते हैं, ये सोनोरस, ये नॉट सोनोरस। ठीक है, ये तो हमें पता था। मेन कहानी आ जाती है एक्सेप्शन। ठीक है, तो चलो एक्सेप्शंस देखते हैं, भर भर के एक्सेप्शंस हैं, आइए मिलके इनको देखते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट कार्बन एक नॉन मेटल है, एंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लस्टर की हमने बात करी, चमक की, शाइन की बात करी। हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते हैं, डल अपीयरेंस है, बट उनकी डल अपीयरेंस है, बट आयोडीन ग्रेफाइट नॉन मेटल है, विच इज लस्ट्रस हैविंग अ शाइनी सरफेस। फिजिकल स्टेट, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करती हूँ तो हमने पढ़ा है कि मेटल्स क्या है? मेटल्स आपके सॉलिड है, बट मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोला मैंने? मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बच्चे सीजियम और गैलियम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वो भी तो लिक्विड होते हैं। सीजियम एंड गैलियम लिक्विड होते हैं एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे नहीं होते, एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सिर्फ मरकरी इज द ओनली मेटल जो आपका लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की अगर हम बात करते हैं बेटा, एक सेकेंड,
हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की अगर हम बात करते हैं तो अल्कली मेटल्स हमारे को पता है कि सॉरी मेटल्स हमें पता है कि हार्ड है, बट अल्कली मेटल्स सच एज लिथियम सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शंस है। अल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट कि आप उनको चाकू से भी काट सकते हैं, टक 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 टक, ठीक है। वी हैव आल्सो स्टडीड सोडियम, हम लैब में काम करते थे, सोडियम इतना सॉफ्ट होता था आराम से चाकू से या ब्लेड से उसको काट लेते थे हम। वी हैव आल्सो स्टडीड कि नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं, बट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है, नॉन मेटल है कार्बन, बट डायमंड देख लो कितना हार्ड है, ठीक है। चलिए एक्सेप्शन और देखते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा है कि मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट सोडियम पोटेशियम सीजियम गैलियम के लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। वी हैव आल्सो स्टडीड कि नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बट डायमंड एक एक्सेप्शन है। डायमंड इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका भी, इसका भी। चलो नाउ फिजिकली हमने समझ लिया मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, बात करते हैं केमिकली समझने की। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव आयन बनाएंगे। इसीलिए मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना सकते हैं? पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, सोडियम है आपके पास, एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फिगरेशन है 281। ये अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन जहां लूज कर गया क्या बन गया? ये मेटल बन गया, ठीक है। चलिए नाउ अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जब भी बेटा मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या देता है? मेटालिक ऑक्साइड देता है। और ये जो आपकी मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं ये कैसी होती हैं? दे आर बेसिक इन नेचर, कुछ एम्फोटेरिक भी होती हैं, अभी देखने वाले हैं। अब बात ये आती है बेटा कि जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी तो हमने देखा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। सही बात है, मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग है, इसी वजह से हर मेटल ऑक्सीजन के साथ इक्वल इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट नहीं करता। जिसकी जितनी रिएक्टिविटी है उस हिसाब से रिएक्ट करता है। देखो, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इक्वल रिएक्टिविटी। द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। कोई तो पड़े पड़े लग रहा है उनमें, और कोई एकदम ना ना, हम नहीं करेंगे रिएक्ट, ठीक है। सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर, सम मेटल्स रिएक्ट ऑन हीटिंग व्हाइल अदर रिएक्ट ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जैसे जैसे आपकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है बेटा, आपकी रिएक्टिंग कंडीशंस जो है वो इंप्रूव होती जाती हैं। जब रिएक्टिविटी हाई है तो कमरे में पड़ा पड़ा ही रिएक्ट कर रहा है, जब रिएक्टिविटी आपकी कम हो गई तो खूब हीटिंग करनी पड़ेगी भाई, प्लीज कर जा रिएक्ट, ठीक है। चलो अब रिएक्शंस देख लेते हैं। मेटल्स लाइक, मैं साइड पे इसमें खड़ी हूं ताकि आप साइड बाय साइड स्क्रीनशॉट भी ले सकें। मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाते हैं। मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो, क्या मैग्नीशियम हवा में पड़ा पड़ा आग पकड़ लेता है? नहीं, आपको उसे काफी देर तक हीट करना पड़ता है, तब जाके वो जलता है एंड अपना MgO बनाता है, ठीक है। क्लियर हुई कहानी? साइंस हर जगह है भाई। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर, on strong heating metals like iron and copper do not burn even in air, they react with oxygen on prolonged heating। खूब देर तक क्या करना पड़ता है? उन्हें हीट करना पड़ता है, तब जाके वो ऑक्साइड बनाते हैं। ओके अब बारी आती है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसे हम कैसे लर्न कर सकते हैं? मोगैम्बो, खुश हुआ, मो माने मेटालिक ऑक्साइड्स, बो माने बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। They are also amphoteric in nature. Amphoteric oxides वो होती हैं which show acidic as well as basic behavior. Examples हो के आपके Al2O3, ZNO है ना, Al2O3 हो गया, ZNO हो गया, दे शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ठीक है। चलिए अब आती है बारी बेटा रिएक्शन विद वाटर की। जब भी आपका जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है या तो मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या लिखा है देखो,
Metals react with water to form metal hydroxide और metal oxide and hydrogen gas. metal oxide कब बनती है, metal hydroxide कब बनती है? जब आपका metal water के साथ रिएक्ट कर रहा है, चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, शर्त क्या है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तब आपको क्या मिलता है, तब आपको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड। बट जब आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है गैसियस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, तब आपको मिलता है मेटल ऑक्साइड। तो ये तो लिक्विड फॉर्म में हो गया, ये आपका गैसियस फॉर्म में हो गया, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस तो आपको मिल ही रही है। ओके, अब फिर से वही कहानी आ जाती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग है तो रिएक्टिंग कंडीशंस क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो तो ठंडे पानी के साथ भी बहुत ही बम पटाखे वाला रिएक्शन देते हैं। ये जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH बना रहा है एंड हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, वो आग पकड़ लेती है। तो तुम लेवल ऑफ रिएक्टिविटी देख रहे हो इनका, ठीक है। अब रिएक्टिविटी थोड़ी कम हुई, कैल्शियम पे हम आ गए, कैल्शियम की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, ये भी कर जाता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट, बट उतना तगड़ा, उतना वायलेंट रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। द रिएक्शन इज कंसिडर्ड लेस वायलेंट। मैग्नीशियम जो है, अब रिएक्टिविटी और कम हो गई, तो हम कोल्ड वाटर के बजाय अब हॉट वाटर पे आ गए। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको क्या दे रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्योंकि अभी भी पानी लिक्विड फॉर्म में है, आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रही है। बट जैसे ही हमने पानी को गैसियस फॉर्म में ले लिया, यानी कि स्टीम स्टीम स्टीम, तो आप देख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स बन रही हैं, ठीक है। क्लियर है कहानी, समझ आ रहा है, डन है, रोर कर दो, रोर कर दो जल्दी जल्दी, हाँ जी, यस, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। Reaction of metals with water. Metals that lie at the bottom of the reactivity series like copper, silver and gold do not react with water even under strong conditions. जो reactivity series में आपके metals नीचे हैं, वो water के साथ चाहे कुछ भी कर लो भाई, है ना, शक्ति, हम नहीं रिएक्ट कर रहे बेटा, हम नहीं पिघल रहे यहाँ पे। सो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, चाहे आप कोई भी कंडीशन प्रोवाइड कर दो। अब बारी आती है मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। Metals usually displace hydrogen from dilute acids. Only the less reactive metals like copper, silver and gold do not displace hydrogen from dilute acids. सिंपल सी बात है बेटा, ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो मेटल्स आपके रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, वो क्या करेंगे, एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होंगे, वो क्या कर पाएंगे, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे वुड नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखो, metals usually displace hydrogen from the dilute acids. Only the less reactive metal like copper, silver, gold, ये नीचे होते हैं हाइड्रोजन से, they do not displace hydrogen from the acids, ठीक है। चलिए, the reactivity of different metals is different with the same acid. Acid आपने चाहे सेम रख लिया, बट मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो रिएक्टिंग कंडीशंस आपकी अलग अलग हो गई। देखिए कैसे, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा, यहाँ रिएक्शन वायलेंट। आयरन की रिएक्टिविटी कम हो गई, ये स्लोली रिएक्ट करता है। कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड एक छोटी सी टर्म को देखते हैं, दैट इज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया आपका एक बहुत ही ज्यादा कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है, जो अपने अंदर गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी घोल डालने की ताकत रखता है। एंड व्हाट इज एक्वा रिजिया बच्चा, एक्वा रिजिया होता है कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क HCl इन द रेशियो 1:3। बहुत ही ज्यादा फ्यूमिंग, बहुत ही ज्यादा कोरोसिव लिक्विड होता है एक्वा रिजिया, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। चलिए अब बारी आती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ये तो फिर से आपके सामने क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मैम हमें ये पता है, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चा नॉन मेटल्स पे। मेटल हमने देख लिया केमिकली क्या होता है, अब बारी आती है नॉन मेटल्स को देखने की कि व्हाट आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके उनपे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज वाई non-metals are known as electronegative elements because they can form negative ions by gaining electrons. Clear है कहानी, metals इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अब
फिर से इनके केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। अब अगर मैं नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराती हूं तो मुझे क्या मिलती है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलती है। जल्दी से बताएंगे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का कैसा नेचर होता है, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक या बेसिक, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी गाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होती है बेटा, दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर एज वेल एज न्यूट्रल, न्यूट्रल भूल गए क्या, न्यूट्रल भूल गए क्या। ठीक है, दे आर एसिडिक, बहुत बढ़िया, 2-3 बच्चों ने एसिडिक कॉमन न्यूट्रल भी लिखा है, वेरी गुड, दे आर एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये ठीक है, चलो भाई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। A more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution. For example, when chlorine is passed through a solution of sodium bromide, then sodium chloride and bromine are formed. बेटा क्या होता है बेसिकली, आपका जो more reactive non-metal है वो एक less reactive non-metal को displace कर सकता है। क्लोरीन is more reactive than bromine, तो ये ब्रोमीन को धक्का मार के बाहर निकाल देता है, खुद बनाता है NaCl एंड साथ ही में आपको क्या मिलता है, ब्रोमीन मिलता है। ठीक है, साथ ही में आपको क्या मिलता है, ब्रोमीन मिलता है। अब कुछ बच्चे पीछे कह रहे हैं कि मैम क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा है वाटर के साथ या फिर एसिड्स के साथ। देखो इसका रीजन मैं आपको बताती हूं। होता क्या है बेटा, ये देखो मैं अच्छा ये तो मिस ही होगी मेरे से स्लाइड, हाँ मैं लेकर भी आई थी रीजन। ठीक है, होता क्या है बच्चा, देखो इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड एंड कन्वर्ट देम टू हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड। देखो क्या हो रहा है, मेरे पास है मेटल, मैंने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, एसिड के साथ। अब एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, तो यहां से आपका H पॉजिटिव आया है। अब आपको पता है जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन बनती कैसे है, ये जो आपका H पॉजिटिव है ना, हाइड्रोजन आयन जो ये आपका है ना, इसको क्या चाहिए होता है बेटा, इसको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, ताकि ये इलेक्ट्रॉन लेके बन जाए हाइड्रोजन एटम, एंड हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बना दें आपका हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली आपकी हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, जो आपका H पॉजिटिव निकल कर आया है एसिड में से, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंड क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, मेटल्स कौन है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नेकी और पूछ पूछ, तुझे ओहो तुझे मेटल चाहिए, मुझे मेटल लूज करना है, वाह वाह बल्ले बल्ले हो गया। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस बनता है एंड सॉल्ट बनता है, मेटल और एसिड में रिएक्शन होता है। नॉन मेटल्स के केस में क्या हो जाता है बेटा, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा कौन, नॉन मेटल्स तो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, नॉन मेटल तो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, वो सामने वाले को देंगे कैसे इलेक्ट्रॉन, वो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे। तो अगर H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होगी, तो इसीलिए नॉन मेटल्स का रिएक्शन नहीं होता एसिड्स के साथ। ठीक है, सेम वाटर, in order to displace hydrogen ions of an acid and convert them to hydrogen gas, electron should be supplied to the hydrogen ion of the acid. Now, a non-metal being an electron acceptor cannot give electron to the hydrogen ion of the acid to reduce them to hydrogen gas, and hence the non-metals are not able to displace hydrogen ions from the acid to form hydrogen gas. इसीलिए वहां पे reaction नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया, चलिए क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाते हैं कटायन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाते हैं अनायन। आयंस फॉर्म हो चुके हैं तो आयनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी, तो आयनिक बॉन्डिंग होती है जब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, metal is losing electron to form cation, non-metal is gaining that electron to form anion। आयंस आपके पास हो गए हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्डिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी।
An ionic bond is formed when one of the atom can donate electron to the other atom can gain electron. When a metal reacts with a non-metal, transfer of electron takes place from metal to non-metal and an ionic bond is formed. अब ionic जो compounds होते हैं उनकी कुछ properties देख लो एक बार. फिजिकल नेचर, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर बिकॉज आयंस के बीच में क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. क्योंकि आयंस के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसीलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, क्योंकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हीट देनी पड़ती है. ठीक है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, कहां गया, 10 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई. ओके, चलिए सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं. दे आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड इनसॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, अल्कोहल एक्सेट्रा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट में. रीजन मुझे चैट में बताएंगे, रीजन मुझे चैट में बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी. आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन या एक्वा स्टेट में. व्हाई? यस, बिकॉज आयंस की मूवमेंट हो रही है मोल्टन या एक्वा स्टेट में. सॉलिड स्टेट में आपके आयंस बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए आयंस की मूवमेंट जरूरी है, वो कहां होती है, मोल्टन या एक्वा स्टेट में होती है. ठीक है, सो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो आपकी सॉलिड स्टेट में नहीं होती. द आयनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस दैट इज प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट या फिर एक्वा स्टेट में. ठीक है, चलिए तो इसके साथ हमारे आयनिक कंपाउंड्स वाला पार्ट डन होता है. अब हम आते हैं अपने अकरेंस ऑफ मेटल पे. दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेटलर्जी. ठीक है, अब सबसे पहले सवाल आता है कि जो मेटल अर्थ की क्रस्ट में पाए जा रहे हैं वो कैसे पाए जाते हैं. वो पाए जाते हैं या तो नेटिव स्टेट में यानी कि फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में. अब जो तो मेटल्स आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं यानी कि कम रिएक्टिव हैं, दे आर लाइक बाय सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ है, हम तो अकेले ही रहेंगे, अपन को चाहिए फ्रीडम. ठीक है, हम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. तो अ मेटल टू अकर इन फ्री स्टेट when it is found in the earth's crust in the uncombined form. The metals that are very unreactive यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं वो हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. कंबाइंड स्टेट की बात करें, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, जिनको झटपट इधर देखा प्यार हो गया इधर देखा प्यार हो गया, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. उनकी रिएक्टिविटी हाई है, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन हो जाएंगे. तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. इफ अ मेटल इन कंबाइंड स्टेट देन इट इज फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड्स. रिएक्टिविटी हाई है, कंबाइन हो जाएंगे. ओके, चलिए ये समझ आ गया. अब हमारे को कुछ टर्म्स पढ़नी है. क्या क्या टर्म्स पढ़नी है, मिनरल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं. ठीक है, मिनरल क्या है बेटा, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच नेचुरली अकर इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स. ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, कोई रख के नहीं गया है उनको वहां पे कि वाओ ये मिरेकल मिरेकल, नहीं, वो नेचुरली पाए जा रहे हैं, उन्हें मिनरल्स बोलते हैं. कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल की परसेंटेज हाई होती है, सो दैट कि मैं अगर उसमें से मेटल निकालूं तो पैसा ही पैसा होगा. ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स को ओर्स बोलते हैं जिनमें मेटल का परसेंटेज क्या होता है, हाई होता है. एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल. मेटल निकालोगे तो पैसा ही पैसा होगा, उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं. ठीक है, अब एक टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है ओर की साफ सफाई करना. अब आपके पास ओर है, उसमें सिर्फ मेटल तो है नहीं, उसमें बहुत सारी गंदगी भी है ना, आपके पत्थर है, मिट्टी है, कंकड़ है, एनिमल की पोटी छोटी है, कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर गए वो चिपके पड़े हैं, है ना. तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ओर की साफ सफाई करनी पड़ेगी. इन इम्प्योरिटीज को, जिनको हम गैंग बोलते हैं, उनको हटाना पड़ेगा. एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर जो है बोला जाता है. अब बच्चा हमने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया है, अब मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के पास गए एंड हमने उस रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. अब इनको कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है आइए देखते हैं. ठीक है, मेरे पास ओर थी, मैंने अपनी ओर की साफ सफाई करके ओर को क्या कर लिया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया.
अब सबसे पहले हमने अपने 3 टाइप के मेटल्स ले लिए, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। जो आपके मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं ना बेटा, वो आपके कार्बोनेट ओर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं एंड सल्फाइड ओर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। अगर मैं बात करूं जिंक की कार्बोनेट ओर भी है, जिंक की सल्फाइड ओर भी है। अब हमें पता है कि आपके पास किसी भी प्रकार की ओर हो, आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान होता है। तो आप सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करके उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो। रोस्टिंग क्या होता है, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, कार्बोनेट ओर की आप कैल्सिनेशन कर दो ताकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। कैल्सिनेशन क्या है, हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड आपको मिल गया। अब मेटल ऑक्साइड से अगर आपको मेटल चाहिए तो आप कैसे उस मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, रिडक्शन करके कर सकते हैं। रिडक्शन करने के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कार्बन, कोक, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या करते हैं, रिडक्शन कराने में मदद करते हैं एंड हमें क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है जिसकी हम प्योरिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया, ये सल्फाइड ओर है, रोस्टिंग करके ऑक्साइड मिल गया। ये कार्बोनेट ओर है, कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड मिल गया। ऑक्साइड की रिडक्शन करवाई ताकि मुझे मेटल मिल जाए। अब इस मेटल को मुझे क्या करना है, प्योरीफाई करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। एनोड पे क्या होता है, मेरा इम्प्योर मेटल होता है, कैथोड पे प्योर मेटल होता है, और जिस मेटल को प्योरीफाई करना है उसी का हम क्या ले लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, जो आपका इम्प्योर कॉपर है, जो आपका इम्प्योर कॉपर है वो किस में चेंज होता है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ये Cu2+ बेटा कैथोड के पास जाता है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके मुझे देता है कॉपर, और ये कॉपर आपका बिल्कुल प्योर है और ये कैथोड पे जाके चिपकता रहता है। इसीलिए विद टाइम आपका एनोड पतला होता जाता है एंड कैथोड आपका थिक होता जाता है। ठीक है, अब वापसी आ जाते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की। अगर हम बात करें तो ये जनरली आपकी सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रोस्टिंग करके आपने मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन कर लिया। देखो सल्फाइड ओर है, ध्यान से देखना, आपने रोस्टिंग करा, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यस, तो आपको क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन कैसे करोगे, चैट में बताओ, जल्दी चैट में बताओ, मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन कैसे करोगे। बच्चे कह रहे हैं मैम व्हाट इज अनोड मड। अनोड मड क्या होता है बेटा, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज हैं अगर तो वो सॉल्यूबल हैं तो वो तो यहाँ घुल जाती हैं, बट जो आपकी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो अनोड के नीचे जाके बैठ जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनोड मड बोलते हैं। ठीक है, ओके, हम मेटल ऑक्साइड से मेटल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल ऑब्टेन करना है लीस्ट रिएक्टिव के केस में, तो आप सिंपली वहां पे क्या कर दो, हीटिंग कर दो, आपको मेटल मिल जाएगा। इस केस में आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करा था, है ना, इससे मुझे याद है थर्माइट रिएक्शन। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो थर्माइट रिएक्शन को भी एक बार देख लेते हैं। आपके पास थर्माइट रिएक्शन है ना, Fe2O3 है और अल्यूमिनियम है, अल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, वो उसको डिस्प्लेस कर देता है ना, आयरन आपको मोल्टन फॉर्म में मिलता है। क्या बोल रही हूं मैं, थर्माइट रिएक्शन में आपके पास Fe2O3 है, उसका रिएक्शन अल्यूमिनियम के साथ कराया, बेसिकली अल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, खुद क्या बनाएगा, Al2O3, एंड साथ ही में आपको आयरन मिलेगा। इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि जो आपको आयरन मिलता है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, पिघला हुआ मिलता है, एंड इस थर्माइट रिएक्शन की काफी सारी एप्लीकेशंस है वेल्डिंग वगैरह में। ठीक है, यस, बिल्कुल सही बात है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में क्या होता है बेटा, कार्बन कोक शोक से बात नहीं बनती है। इस केस में हमारे को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है ऑफ द मोल्टन और मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा दो। मेरे पास सोडियम है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसका क्लोराइड क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, तो मैंने क्या ले लिया, मोल्टन NaCl ले लिया, मोल्टन NaCl ले लिया। अब Na पॉजिटिव आयंस किसके पास जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ, Cl- अनोड की तरफ, हो गया आपका काम। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा एक्सट्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है। लास्ट में हम आ जाते हैं कोरोजन वाले टॉपिक में, जो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिर से आता है। हम इसे अब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक आता है, दैट इज अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है बेटा, अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड
टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अलॉय क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, फिर उसमें फलाना चीजें डाल दो, ये वो एंड देन आपको क्या मिल जाता है? कूल करके अपना अलॉय मिल जाता है। अलॉय की हेल्प से क्या होता है? आपके जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव भी होती है। ठीक, एक्सप्लेन थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? क्या थर्माइट रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मीडियम रिएक्टिविटी की ऑक्साइड्स हैं तो आप वहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स का इस्तेमाल करके उनकी रिडक्शन कर सकते हो। तो मेरे पास एक ऑक्साइड है Fe2O3, मैंने यहाँ पे एक मोर रिएक्टिव मेटल ले लिया अल्यूमिनियम। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो अल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो वो क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा, खुद क्या बनाएगा? Al2O3 एंड आयरन आपका बाहर निकल जाएगा। अब इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि जो आपका आयरन है, आयरन लोहा, वो आपको पिघली हुई फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में मिलता है। सोचो कितनी हीट रिलीज हो रही होगी। एंड क्योंकि आपको आयरन मोल्टन फॉर्म में मिल रहा है तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं वेल्डिंग वगैरह में। रेलवे ट्रैक में कोई क्रैक आ गया, उस क्रैक को अगर आपको जोड़ना है तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मेरे टाइगर्स तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर से 2 मिनट की नॉर्मल बातें शातें करते हैं। ठीक है, बताओ कैसी चल रही है जिंदगी। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे एंड देन आई विल गिव यू अ ब्रेक। बच्चा देखो, आप कह रहे हैं ब्रेक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बट एक बात सुनो, बोर्ड के एग्जाम बार बार तो नहीं आएंगे ना। ये साइंस का एग्जाम फिर से तो नहीं आएगा ना, 10th का फिर से देना भी नहीं चाहते ना तुम, एक ही बार देना चाह रहे हो ना। तो कोई बात नहीं, अगर एक दिन तुमने 3 बजे लंच ना करके 5 बजे लंच कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कभी कभार चल जाता है ना। या फिर कोई बात नहीं, नोट्स तो तुम्हारे सामने है ही, पूरे साल तुमने नोट्स बना भी रखे हैं, तो खाते खाते वीडियो देख लो, है ना, खाते खाते वीडियो देख लो, आधे घंटे की बात है, फिर आई गिव यू अ ब्रेक। ठीक है, थोड़ा कभी कभार मेरे लिए इतना कर लो, है इतना कर लो मेरे लिए। चलो, की हालचाल मैम? आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? आयनिक बॉन्ड तो आपको पता लग गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जो कि मैं अभी कार्बन कंपाउंड्स में डिस्कस करूंगी। हाउ टू लर्न केमिकल फॉर्मूला? भाई 10th का तुम बोर्ड दे रहे हो, केमिकल फॉर्मूला बनाना है, अब पूछ रहे हो कैसे बनाना है? कैसे चलेगा बेटा? सिंबल पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, बन गया केमिकल फॉर्मूला। पेपर हार्ड आएगा बच्चा, अगर तुम्हें सब आता है तुम्हारे लिए पेपर बहुत आसान है, अगर तुम्हें नहीं आता या कम आता है तो तुम्हारे लिए पेपर मुश्किल है। ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना, इसका कोई एक आंसर तो है नहीं एमसीक्यू की तरह कि भाई ए बी या सी या डी। ये तो सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। पर मुझे पता है कि तुम सबने मेहनत करी है, तो क्या होगा? पेपर आसान ही आएगा अगर मेहनत। चलिए चले आगे। बड़े बड़े बड़े, लेट्स गो, लेट्स गो एंड कार्बन कंपाउंड्स, टंग टंग टंग, इसको निपटाएंगे 5 बजे तक। ठीक है, एम रखते हैं 5 बजे तक इसको निपटाएंगे, देन आई विल गिव यू अ 20 मिनट ब्रेक, आई विल गिव यू, खुश रहो तुम। ठीक है, चलिए, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चा, कार्बन कार्बन कार्बन, काहे कार्बन, काहे कार्बन, जान तो लो कार्बन है क्या? कार्बन तुम्हारा एक नॉन मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,4। अब बात ये आती है कि यार कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, तो ये क्या करेगा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए? स्टेबिलिटी तो सबको अचीव करनी है ना, कार्बन इतना भी महान नहीं है कि भाई 2,4 में जिंदगी चला लेंगे, स्टेबिलिटी तो उसको भी चाहिए। स्टेबिलिटी करने के लिए वो क्या करेगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके आयन बना ले, आयनिक बॉन्डिंग कर ले। पर ऐसा नहीं होता, कार्बन ना इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है बेटा, ना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर पाता है, वो कार्बन वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाता है। बट ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्यों वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर रहा? क्यों वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा? व्हाई इट इज हैपनिंग? लेट्स सी।
अगर बेटा कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर भी लेता है, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो वो क्या बनाएगा, C4 प्लस कटायन, कटायन बनेगा जिसपे चार्ज क्या होगा 4। अब एक बात बताऊं, एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालने में अंत की एनर्जी लगती है, तुम कह रहे हो मैम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, चार इलेक्ट्रॉन निकाल दो कार्बन से, भाई हलवा थोड़ी ना है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज एनर्जेटिकली नॉट फीजिबल, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर पाता। मैम फिर गेन करवा दो। एक बात बताओ, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, प्रोटॉन तो उसके पास 6 ही रहेंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। एक टीचर को 20 बच्चे संभालने हैं, एक टीचर को 2000 बच्चा संभालना है, क्या आसान है, एक टीचर 20 बच्चों को संभाल सकती है, बट क्या एक टीचर 2000 बच्चों को संभाल पाएगी, बहुत मुश्किल है ना, हाँ कि ना। वैसे ही 6 प्रोटॉन के बस की ना है कि 10-10 इलेक्ट्रॉन को संभाल ले, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 माइनस, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू द 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नहीं बात बनेगी। तो इसीलिए बच्चे कह रहे कार्बन की इन्हीं हरकतों की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। ठीक है, तो ना ही गेन कर पा रहा है ना ही लूज कर पा रहा है, तो करता क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। एंड जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, अब बात ये आती है कि कार्बन, Why the name carbon and its compounds? मैम सोडियम एंड इट्स कंपाउंड्स तो नहीं पढ़ा रहे, मैम फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स तो नहीं पढ़ा रहे, कार्बन ने क्या तीर मार लिए, कार्बन पे ऐसा क्या है क्या है कार्बन में ऐसा, तो देखो क्या है कार्बन में ऐसा, कार्बन के पास है कैटिनेशन, कार्बन के पास क्या है, कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन, कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन ने वो डायलॉग बहुत सीरियस ले लिया कि मैं तो अपना फेवरेट हूं, कार्बन दूसरे ही कार्बन एटम्स के साथ मिल मिलकर लंबी लंबी चेनें बना सकता है, लंबी लंबी चेन बना दी, ब्रांचिंग कर दी, सर्कल बना दिया, रिंग बना दी, भाई पार्टी शार्टी चल रही कार्बन की। तो दैट इज व्हाई वी हैव सो मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बिकॉज ऑफ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज कैटिनेशन। मोरओवर कार्बन की क्या है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, टेट्रा माने 4, वैलेंसी तो तुम्हें पता ही है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, जिसकी वजह से कार्बन क्या कर सकता है, अपने साथ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों को जोड़ सकता है। या तो कार्बन अपने चारों तरफ कार्बन को जोड़ ले, या फिर एक कार्बन को जोड़ ले, अलग अलग और चीजों को जोड़ ले, या फिर एक भी कार्बन ना हो या 2 कार्बन हो, 2 अलग चीजों, मतलब फुल बुफे वाली वाइब है कार्बन की, ठीक है। कार्बन इज कार्बनिंग, है ना, आजकल चल रहा है ना, लाइफ इज लाइफिंग, है ना, केमिस्ट्री इज केमिस्टरिंग, तो कार्बन इज कार्बनिंग, उसकी फुल लाइफ चल रही है सेट, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, ये these are the reasons responsible for the versatile nature of carbon, ठीक है। चलिए अब बारी आती है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझे, कोई बता सकता है मुझे एलोट्रोप्स क्या होते हैं। देखो मैं बताती हूँ, जब भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है बेटा डिफरेंट रूप में, डिफरेंट फॉर्म में, सच दैट हर रूप की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है। जब भी कोई एलिमेंट डिफरेंट रूपों में एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट हर रूप की फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो उन रूपों को क्या बोलते हैं, उन रूपों को बोलते हैं हम एलोट्रोप्स, एंड उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। देखो, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट are called allotropes. The carbon element exists in 3 solid forms called allotropes. The 3 allotropes of carbon are डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। हमने कार्बन की कौन से एलोट्रोप्स देख रहे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बिकॉज अल्टीमेटली है तो कार्बन के ही ना, ठीक है, कार्बन के ही अंश है ना, मतलब कार्बन की तो फॉर्म्स है। नाउ बात करते हैं डायमंड की। डायमंड क्या है, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट होता है, हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। बिल्कुल भाई, डायमंड चमक रहा है, दूर से ही चमक रहा है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। अब क्या होता है, डायमंड के केस में 1 कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम बेटा कोवेलेंटली जुड़ा हुआ है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ, इसीलिए डायमंड का एक 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर होता है। एंड क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस वजह से कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड क्रिस्टल, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि डायमंड अल्टीमेटली कार्बन ही है, इफ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड।
कुछ और नहीं बनता, कोई पीछे चीज नहीं रह जाती, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसका मतलब है कि डायमंड सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है, इसलिए हम उसका सिंबल क्या ले लेते हैं, सिर्फ सी ले लेते हैं, विच इज द सिंबल ऑफ कार्बन। बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट आपका एक ग्रेश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ये हार्ड नहीं होता, ये स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में एक कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन एटम इज जॉइंड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ऐसे करते करते हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर, हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर, एंड ये लेयर्स जुड़ी होती हैं बेटा वीक वैन वाल फोर्सेस की मदद से। अब क्योंकि एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है ना, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ग्रेफाइट में। ठीक है, चलिए, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है आपका। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, एंड देन इन लेयर्स के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स होती है। आ जाते हैं बकमिंस्टर फुलरीन पे। बकमिंस्टर फुलरीन की अगर हम बात करते हैं तो बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन विच 60 कार्बन एटम्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप लाइक अ फुटबॉल। फुटबॉल की तरह होता है। इसमें क्या होती है बेटा, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। देखो, पेंटागन, हेक्सागन, क्या हो रहा है फुलरीन में, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, 60 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। ठीक है, 20 hexagons and 12 pentagons. When it is burnt in oxygen, then only carbon dioxide is formed. डायमंड में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ग्रेफाइट में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, फुलरीन में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। यही क्या होते हैं आपके एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, हेलोट्रोप्स सॉरी एलोट्रोप्स की कहानी समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन, बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। दे कैन बी सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड। कमेंट्स में बताओ सैचुरेटेड कौन से होते हैं, कमेंट्स में बताओ कि सैचुरेटेड कौन से होते हैं, कमेंट्स में बताएंगे सैचुरेटेड कौन से होते हैं। बहुत बढ़िया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और उनको हम एल्केन्स बोलते हैं, है ना। अनसैचुरेटेड में आपके पास दो आ जाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वालों को हम एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम एल्काइन बोलते हैं। ठीक बात है। चलो, अब अगर मैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है कह दो ना +2 है। एल्कीन का क्या होता है, कह दो ना। एल्काइन का क्या होता है, कह दो ना -2। ठीक है, ये इनके जनरल फॉर्मूला है। अब जब जनरल फॉर्मूला के हिसाब से मैंने इनकी एक सीरीज बनाई, समझ रहे हो ना कहाँ जाना चाह रही हूं, मैंने इनकी सीरीज बनाई। ये आपका एक कार्बन, उससे आपका CH4 बन गया, C2H6 C3H8 C4H10, एल्केन की सीरीज हो गई। एल्कीन की बात करूं तो बेटा डबल बॉन्ड बनाना है, कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन के साथ थोड़ा ना बनाएगा, दूसरे ही कार्बन के साथ बनाएगा। तो एल्कीन एल्काइन में एक कार्बन नहीं होता, मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं एल्कीन या एल्काइन, तो एक कार्बन तो नहीं होगा। एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो C2H4 C3H6 C4H8, यहाँ ये आपके एल्काइंस हैं। अब अगर हम देखें तो जैसे जैसे मैं हर सक्सेसिव टर्म पे जा रही हूं, कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया। यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूँ CH2 यूनिट का डिफरेंस आता जा रहा है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आता जा रहा है। तो यही क्या है आपकी, यही है आपकी होमोलोगस सीरीज। ठीक है, क्या होती है होमोलोगस सीरीज, अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having similar structure and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. ठीक है, homologous series हो गया। अब functional group क्या है, an atom or a group of atom which makes a carbon compound reactive and decides its properties is called a functional group. देखो, मेरे पास है CH4, मेरे पास है CH4, मैंने क्या करा बेटा, मैंने इसके हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे OH लगा दिया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला CH3OH। जैसे ही यहाँ पे OH आया, जैसे ही यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स आ गया, तो क्या हुआ बेटा,
इस पूरे का वक्त बदल गया, इस पूरे का वक्त बदल गया, हालात बदल गए, प्रॉपर्टीज बदल गई, फंक्शन ही बदल गया। तो वही एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कार्बन कंपाउंड में आके उसकी प्रॉपर्टी को, उसके फंक्शन को चेंज कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, चलिए अब बारी आती है, हाउ मेनी आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन क्या होता है? पेंटेन है आपका C5H12। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स में से बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। मेरे पास C5H12 ही है, बट इस C5H12 को मैं 3 डिफरेंट तरीके से बना सकती हूं। ठीक है, हाइड्रोजन गिनो, 5 कार्बन ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। हाइड्रोजन गिनो, 5 कार्बन ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। यहाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तो ये क्या होते हैं? आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। पेंटेन का मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया है। ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आते हैं एक बहुत ही भयानक से टॉपिक पे, जो कि कौन सा है? जो कि है आपका आयुपिक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आयुपिक नोमेनक्लेचर के लिए मैं आपके सामने 2 स्लाइड्स लेकर आई हूं। अगर आपको उन 2 स्लाइड्स को आपने अच्छे से देख लिया ना, तो आई कैन अश्योर यू कि आयुपिक का जो डर है ना, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये रहे आपके एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, ये आपके वर्ड रूट हो गया, एन इन आइन हो गया। ठीक है, अगर आपके पास एक जैसी 2 चीजें हैं तो डाई लगाओगे, एक जैसी 3 चीजें हैं तो ट्राई लगाओगे, है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन लगाओगे, अगर आपके पास 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल लगाओगे, है ना। देन आपके पास फंक्शनल ग्रुप आते हैं ऑल, अल, ओन, ओइक एसिड। ये टेबल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चलिए ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपके लिए लेकर आई हूं अ जनरल फॉर्मूला, अ जनरल वे ऑफ राइटिंग द आयुपिक नोमेनक्लेचर। क्या है? इट इज अ जनरल वे ऑफ राइटिंग द आयुपिक नोमेनक्लेचर। अगर आप इसको देख लेंगे, आई कैन अश्योर यू, डर खत्म है नोमेनक्लेचर का। पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, पोजिशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एन इन आइन, पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आपके लिए मैं ये एग्जांपल्स लेकर आई हूं। क्वेश्चन बच्चा आप कल प्रैक्टिस करेंगे, बट इन चारों का आंसर जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इन चारों का आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इन चारों का आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड एंड दिस स्लाइड। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार इसका भी ले लो। इसके बाद ये चारों आप अपनी कॉपी में करेंगे इन दोनों की मदद से, एंड यू विल रियलाइज दैट इट इज वेरी इजी। कल प्रैक्टिस तो आपकी भर भर के हो ही जाएगी। आज MIC, कल MIQ। ओके, चलिए 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 चलिए, अब आते हैं हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले है आपका कंबशन। कार्बन कंपाउंड को आप जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। दिस इज द कंबशन का प्रोसेस। The process of burning carbon compound in air to give carbon dioxide, water, heat and light is known as combustion. Combustion is also called burning. Most of the carbon compounds burn in air to produce a lot of heat. इसीलिए जो आपके alkanes होते हैं, इसलिए जो आपके कार्बन कंपाउंड होते हैं वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एल्केन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू व्हिच एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल। एल्केन क्या है? आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं, वो जब बर्न करते हैं अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, दैट इज व्हाई वो बहुत अच्छे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बात अगर आती है बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे बर्न विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम, और जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे बर्न विद अ येलो सूटी फ्लेम। व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट, फ्यूज बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम, क्लीन ब्लू फ्लेम आएगा। जब आपकी ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट है, देन द फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ येलो फ्लेम। क्लियर है कहानी? समझ आ गई बात बेटा? अगर आपके पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, अगर आपके पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ रही है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो आपको क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे, बट अनसैचुरेटेड आपको येलो सूटी फ्लेम ही देने वाले हैं। क्लियर है कहानी? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ
ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात हम करते हैं, कंबशन हमने देख लिया है, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो लेना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेती हूँ, कौन से, एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो जो आपका अल्कोहल है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल है, इथेनॉइक एसिड मिलेगा, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉइक एसिड मिलेगा, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉइक एसिड मिलेगा। तो अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूं तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर मैंने एग्जांपल ले लिया इथीन का, यहां डबल बॉन्ड है, मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। ठीक है, क्लियर है कहानी? सॉरी। In addition reaction, unsaturated compounds react with molecules such as H2, Cl2, Br2 to give saturated hydrocarbon compounds. ठीक है, ये कहानी हो गई। चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप एक चीज को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास CH4 है, यहाँ पे आपके पास Cl2 है, भाई धूप बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये आपके पास CH4 है, यहाँ पे आपके पास Cl2 है, ये वाला हाइड्रोजन हट गया, इसकी जगह Cl आ गया, तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूट होके ये आपका Cl यहाँ पे आ गया, ये Cl और ये H मिलके आपको क्या दे देंगे, HCl दे देंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है। चलो बिल्कुल बिल्कुल, आई नो आपको ब्रेक चाहिए, बस 3 टॉपिक आपके रह गए, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड एंड सपोनिफिकेशन कह रही, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, यस, ओके। चलो इथेनॉल में क्या हो रहा है, इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका ये होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है, कलरलेस होता है? जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, पढ़ लो इथेनॉल को। चलो प्लेजेंट स्मेल होती है उसकी। ठीक है, बॉयल करता है किस पे, 78 डिग्री सेल्सियस पे। इट इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, हर प्रोपोर्शन पे पानी के साथ मिल रहा है भाई। इट डज नॉट कंटेन आयंस एंड इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डन, ओके, यस। चलिए अब रिएक्शंस देख लेते हैं। अभी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो पीछे देखा है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको क्या मिलेगा, इथेनॉइक एसिड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, यहाँ पे आपके पास इथेनॉल है, आपने उसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराया तो आपको मिलता है सोडियम इथॉक्साइड, साथ ही में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इथेनॉल को जब हीट करा जाता है एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है, वाटर निकल जाता है। ये जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये किसकी तरह काम करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसे क्या चाहिए, पानी 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 चाहिए इसको, तो ये यहाँ से OH और H निकाल लेता है, वाटर बाहर निकल गया और इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। हीटिंग इथेनॉल एट 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethene। सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट, इथेनॉल containing 5% water is known as rectified spirit। absolute alcohol, 100% pure ethanol is known as absolute alcohol। denatured alcohol क्या होता है, देखो यार इथेनॉल ना एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। अब तुम सोचो किसी इंडस्ट्री में भर भर के टैंकर आ रहा है कि इथेनॉल यूज होगा चीजें बनाने में, और वहां पे चीजें तो बन नहीं रही है, लोगों की पार्टी चल रही है, पार्टी ऑल नाइट, है ना, पार्टी ऑल नाइट, लोगों की पार्टी चल रही है इथेनॉल से। पर इथेनॉल का तो काम था इंडस्ट्री में, तो होता क्या है, ताकि इथेनॉल का मिसयूज ना हो, इथेनॉल में पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल दिए जाते हैं, उसमें डाइस डाल दी जाती हैं ताकि उसको कंज्यूम ना कर सके, एंड हमें देख के पता लग जाए अच्छा भाई ये डाई डाल रखी है, ब्लू कलर का और रखा है, अच्छा 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 इस इथेनॉल को मत पी लेना। ठीक है, तो इथेनॉल में पॉइजनस सब्सटेंसेस डाइस वगैरह डाल देते हैं ताकि पार्टी शार्टी ना हो, उस इथेनॉल का यूज हो सके इंडस्ट्री में, एंड उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। चलिए आ गए हम किस पे, इथेनॉइक एसिड पे आ चुके हैं हम।
यस, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH. 5 to 8% solution of acetic acid in water is known as vinegar. विनेगर का प्रिजर्वेटिव मतलब विनेगर प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड क्या होता है? 290 केल्विन होता है, कम ही होता है. एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर. एंड फ्रीज होके ये कुछ ऐसा सा लगता है, बर्फ बर्फ जैसा, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है. मूविंग ऑन, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक एसिड की अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इथेनॉइक एसिड अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ मतलब हमने इथेनॉल ले लिया यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब होते हैं, अभी हम इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल पढ़ रहे हैं तो हम उसी को ले लेते हैं. वो एसिड की प्रेजेंस में क्या करते हैं बेटा? रिएक्ट करते हैं टू गिव मी एस्टर एंड वाटर. ये जो आपका एस्टर होता है इसकी बड़ी ही मीठी मीठी खुशबू होती है, स्वीट स्मेलिंग होते हैं ये एस्टर्स. ओके, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव एस्टर. इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है. ओके, सपोनिफिकेशन. एस्टर से अगर हम एल्कली पास करा दें, मतलब एस्टर में एल्कली डाल दें, मैंने NaOH डाल दिया, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, साथ ही में मुझे अल्कोहल वापस मिल जाता है. देखो, एस्टर्स ऑन ट्रीटिंग विद NaOH गेट कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है. एंड ये जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है, इस टाइप के रिएक्शन से साबुन, सोप बनाया जाता है. यही सोप नहीं है, ये सोप नहीं है, इस रिएक्शन से अलग अलग हमने एस्टर ले लिया एंड आपका जो सोप बनता है वो अलग हो गया, अल्कोहल अलग हो गया, बट इस टाइप के रिएक्शन से आपको क्या मिलता है? सोप मिलता है. चलिए, रिएक्शन विद बेस. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देगा. एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज सोप्स एंड डिटर्जेंट. किस पे आ गए? सोप्स एंड डिटर्जेंट पे आ गए हैं. सोप क्या होता है? सोप इज सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. आपके पास लंबी लंबी चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ही क्या कहलाता है? सोप कहलाता है. एग्जाम्पल देखो, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सोप. डिटर्जेंट क्या होते हैं? A synthetic detergent is sodium salt of long chain benzene sulfonic acid या फिर sodium salt of long chain alkyl hydrogen sulfate. एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको सोप्स एंड डिटर्जेंट के एग्जाम्पल पता होने चाहिए. ठीक है, चलिए सोप प्रिपेयर कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, विद द हेल्प ऑफ सपोनिफिकेशन रिएक्शन. मैंने क्या ले लिया? मैंने एक भारी भरकम एस्टर ले लिया. सपोनिफिकेशन क्या है? एस्टर अल्कली के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है. अगर मैं एक भारी भरकम एस्टर ले लूं, उसका रिएक्शन NaOH के साथ कराऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक भारी भरकम सोप मिलेगा, साथ ही में अल्कोहल प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका सोप. ठीक है, चलिए अब सोप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सोप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास दो पार्ट्स होते हैं. एक आपके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है एंड एक आपके पास शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है. ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, इट इज हाइड्रोफोबिक. इसे पानी से डर लगता है पर ऑयल से प्यार है भाई. एक से नफरत है, एक से प्यार है. ठीक है, लॉयल. और ये जो आयनिक पार्ट होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है. इसे पानी से प्यार है, इसे पानी से नफरत है, इसे पानी से प्यार है. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक. सो वी हैव अ हाइड्रोफोबिक टेल एंड अ हाइड्रोफिलिक हेड. ठीक है, अब होता क्या है, जब हम देखो, ये आपका सोप का स्ट्रक्चर हो गया. दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड. Now what happens is, let us suppose आपकी किसी कपड़े वपड़े पे कुछ ऑयल का, तेल वेल का निशान लग गया और आपने उसको धोने के लिए डाला. अब ये ऑयल ड्रॉपलेट है. जब सोप के मॉलिक्यूल्स पानी में जाते हैं तो वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है, जिसे पानी से प्यार है, वो बाहर की तरफ रहते हैं. वाटर से इंटरेक्ट करते रहते हैं. एंड जो आपकी हाइड्रोफोबिक टेल है, जिन्हें पानी से नफरत है बट ऑयल से प्यार है, वो अपने आप को इस तरफ ओरिएंट कर लेते हैं, अंदर की तरफ. तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? ये आपका मिसल का स्ट्रक्चर बन जाता है. मिसल फॉर्मेशन हो जाती है एंड इस मिसल के अंदर आपकी ऑयल या डर्ट ट्रैप हो जाती है. अब आपने देखा होगा कि जब कपड़े धोते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने गंदी शर्ट को पानी में डाला, बाहर निकाल लिया और शर्ट साफ हो गई. उसको बहुत ज्यादा मार पिटाई करनी पड़ती है ना, दे धुलाई ऐसे करना पड़ता है.
क्यों करना पड़ रहा है, क्यों कपड़े की इतनी एजिटेशन करनी पड़ रही है? द रीजन इज मिसल बन रखे हैं। जब आप कपड़े की मार पिटाई करते हैं तो उस एजिटेशन के दौरान जो मिसल है ना वो कपड़े से अलग हो जाता है और अपने साथ ले जाता है ऑयल, डस्ट, जो भी उसने ट्रैप कर रखा है। तो अब जब आपने शर्ट ऐसे ऐसे करके ऐसे छांट दिया है ना, पंजाबी में हम बोलते हैं छंड दिया, तो क्या होता है, आपने ऐसे ऐसे एजिटेशन करी तो कपड़े से वो मिसल अलग होके पानी में चला जाता है, पानी हो गया गंदा, होने दो भाई, कपड़ा हो गया हमारा साफ। ठीक है, सो दिस इज द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब लास्ट में हमारा आता है व्हाई सोप्स डोंट वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर होते हैं आपके कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट्स, पानी जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हो। ये मत कहना मैडम हार्ड वाटर माने आइस, नहीं, ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। अब होता क्या है, ये जो सोप है कहा तो इससे क्लेंजिंग एक्शन शो करना था, बट क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, ये सोप उनके साथ रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म करता है एक वाइट प्रेसिपिटेट जिसको हम स्कम बोलते हैं। तो सोप क्लेंजिंग एक्शन तो शो नहीं कर पाया बल्कि स्कम की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, क्या हो गया, स्कम फॉर्मेशन हो गई। अब बिकॉज ऑफ दैट जो हार्ड वाटर है उसमें झाग नहीं बन पाती, उसमें लैदर नहीं बन पाती या फिर बहुत कम बनती है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर आपके पास हार्ड वाटर है तो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सोप लेना पड़ेगा ताकि थोड़ी बहुत झाग आ जाए यार। तो इसीलिए कहते हैं कि अ लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर होता है, भर भर के झाग आती है, भर भर के लैदर आता है, आराम से आप यूज करो। बट हार्ड वाटर के केस में क्या हो रहा है, बहुत कम लैदर है या ना के बराबर है ही नहीं, तो यू नीड अ लॉट ऑफ सोप ताकि कुछ तो हो जाए भाई, कुछ तो हो जाए। सो दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन हार्ड वाटर। एंड ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? सोप की मदद से। सोप जो है सॉफ्ट वाटर में भर भर के लैदर देगा, हार्ड वाटर में या तो देगा ही नहीं या बहुत कम देगा, तो डिस्टिंग्विश होगा कि आपके पास सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है। ठीक है, क्लियर है। डिटर्जेंट सॉफ्ट में भी झाग देते हैं, हार्ड वाटर में भी झाग देते हैं, भर भर के लैदर, तो इसलिए डिटर्जेंट जो है फायदेमंद रहते हैं, राइट। ओके, क्लेंजिंग एक्शन के लिए। तो इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे टाइगर्स, हम आ गए हैं अपनी केमिस्ट्री के मैराथन के एंड पे। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत ही धीरज रखकर, बहुत ही पेशेंस रखकर इस मैराथन को अटेंड करा है एंड इसीलिए मैंने आपको जल्दी भी कराया है क्योंकि कुछ रीजंस थे, आई वाज नॉट अवेलेबल इन द लास्ट हाफ, तो इसलिए मैंने अभी कराना था। एंड आई होप कि आप लोगों की पेशेंस एंड आप लोगों का जो धीरज आपने रखा वो सफल हुआ है ना, वो फ्रूटफुल रहा, राइट। तो इसी के साथ हम अपने केमिस्ट्री की मैराथन को जो है खत्म करते हैं, राइट। मे योर हार्ड वर्क पे ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, बेस्ट विशेस फॉर अ सक्सेसफुल एग्जाम। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आप लोगों को पता है आपने बहुत मेहनत करी है। समय है अपने आप पर भरोसा रखने का, अपनी मेहनत पर भरोसा रखने का। थोड़ा सा टाइम रह गया यार, कर जाओ भाई, कर जाओ, तुम्हें ही खुशी मिलेगी, है ना, तुम्हें ही खुशी मिलेगी। इट इज बेटर टू से यस आई डिड इट रादर देन सेइंग यार काश कर लिया होता, है कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ, मुझे पता है बहुत ज्यादा आप लोगों को भूख भी लग रही है, जाने का भी बहुत मन कर रहा है, तो इसी के साथ हम अपने सेशन को जो है केमिस्ट्री के सेशन को खत्म करते हैं।